स्पोरोजेनेसिस की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस और पॉलिनेशन, परागण से संबंधित जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले हम देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसे हिंदी में गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। पुष्पों के पिस्टिल के ओवरी के अंदर, पुष्पों के पिस्टिल के ओवरी के अंदर बीजांडसन से बीजांड और भ्रूण कोश का विकास गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु जनन क्या है? ओवरी के बीजांडसन प्लेसेंटा, ओवरी के बीजांडसन प्लेसेंटा से बीजांड और भ्रूण कोश का विकास गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। इट मीन्स ओवरी का विकास होता, ओवरी जो अंडाशय है उसके प्लेसेंटा भाग से बीजांड का विकास होता है पहले, फिर बीजांड के अंदर एम्ब्रियोसाइट यानी भ्रूण कोश का विकास होता है, और इसी भ्रूण कोश के अंदर जो है मादा युग्मक एग सेल का विकास होता है। इसको हम दो स्टेप में बांट देते हैं समझने की आसानी के लिए। पहला है बीजांड का विकास, ये आप देखें A B C D E F, ये 6 फिगर के द्वारा इसकी पूरी क्रियाविधि समझाई जा रही है। ध्यान से समझे। ये ओवरी है, यह ओवरी है, ओवरी का यह मांसल भाग प्लेसेंटा बीजांडसन कहलाता है। बीजांडसन के भाग से जो विभज्योतकी ऊतक होते हैं, विभाजन कर रहे होते हैं, वहाँ से न्यूक्लियस कोशिकाओं का विकास होता है। न्यूक्लियस की कोशिकाओं में आप देखें दूसरे फिगर में, यह न्यूक्लियस की कोशिकाओं में एक कोशिका घने जीव द्रव्य वाली और लंबी हो जाती है, जिसे हम आर्की स्पोरियल सेल, जैसा नर युग्मक के विकास में भी कहा गया था, या हिंदी में प्रप्रसू कोशा कहते हैं। ओवरी के प्लेसेंटा से मृदुतकी कोशिकाओं का विकास होता है, जिसमें एक कोशिका घने जीव द्रव्य वाली आकार में बड़े केंद्रक युक्त हो जाती है, जिसे प्रप्रसू कोशा कहते हैं। शेष कोशिकाएं दोनों तरफ से बढ़ते हुए अध्यावरण का निर्माण करते हैं। अब यह प्रप्रसू कोशा अनुप्रस्थ विभाजन करता है। देखिए अनुप्रस्थ विभाजन क्या है? अनुप्रस्थ विभाजन करता है जिससे दो कोशिकाओं की खड़ी परत बन जाती है। ऊपरी कोशा को प्राइमरी पेरिटियल प्राथमिक भित्ति कोशा तथा निचली कोशा को प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन मातृकोशा कहते हैं। प्राइमरी पेरिटियल सेल दो एक विभाजन करके अपना विभाजन बंद कर देता है। ध्यान दें, प्राइमरी पेरिटियल सेल दो एक विभाजन करके अपना विभाजन बंद कर देता है। साथ ही प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल विकसित होकर फंक्शनल मेगास्पोर सेल बना लेता है। तब तक इसे अध्यावरण की भित्तियाँ घेर लेती हैं और माइक्रोपाइल का निर्माण हो जाता है। अब मेगास्पोर मदर सेल में मियासिस अर्धसूत्री कोशा विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशा विभाजन होने से मेगास्पोर मदर सेल विभाजित होकर अगुणित हैप्लॉइड 4 कोशिकाओं की खड़ी पंक्ति बनाती है, जिसमें से 3 कोशिकाएं डीजनरेट हो जाती हैं और एक कोशिका आकार में बड़ी और क्रियाशील होती है। अब देखें ये 3 डीजनरेट कर गई, गल गई, नष्ट हो गई, और एक कोशिका फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल बनता है। अब तक
अध्यावरण की वृत्तियाँ लगभग पूर्ण हो जाती हैं। फिर दूसरा स्टेप आता है भ्रूण कोश का विकास। फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक का विकास होता है। अब देखें यहाँ पर ये डीजनरेटिंग सेल हैं और एक क्रियाशील मेगास्पोर मदर सेल है। इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे यह एक केंद्रक दो केंद्रकों में बंट जाता है और दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। यह केंद्रक अगुणित होते हैं और अगुणित केंद्रक में ही समसूत्री विभाजन होता है। पुनः विपरीत ध्रुवों पर पहुंचे हुए केंद्रकों में फिर माइटोसिस विभाजन होता है, जिससे दो दो केंद्रक बन जाते हैं। फिर दोनों केंद्रकों में माइटोसिस विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक ध्रुवों पर चार चार केंद्रक हो जाते हैं। इन चार केंद्रकों में से एक एक केंद्रक मध्य की ओर आ जाता है और यह पोलर न्यूक्लियाई बना देता है तथा शेष शैलजा के तरफ की तीन कोशाएं तीन प्रतिमुख कोशाएं बना लेती हैं और माइक्रोपाइल के तरफ की तीन कोशाएं अंड समुच्चय बना लेती हैं, जिसमें एक बड़ी कोशा अंड कोशा होती है, शेष दो सहायक कोशाएं होती हैं। इस प्रकार से भ्रूण कोश का विकास पूर्ण हो जाता है और इस तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस की क्रिया पूर्ण हो जाती है, जिससे ओवरी के अंदर बीजांड और बीजांड के अंदर भ्रूण कोश निर्मित हो जाता है। पॉलिनेशन। अब तक हमने देखा कि पराग कोश के अंदर परागकण बन गए और अंडाशय के अंदर एग सेल बन गए, यानी फीमेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीट ओवरी के अंदर बन गए तथा मेल गैमीट और मेल गैमीटोफाइट परागकण और उसमें स्पर्म बन गए। अब परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, जिससे दोनों प्रकार के युग्मकों का संलयन होगा, जिसे हम निषेचन कहते हैं। तो इस तरह से परागण क्या है, अब ये शुरू करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग परागण। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन पराग कोश से पराग कणों का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, जिससे निषेचन हो सके, परागण कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा from anther to stigma is called pollination. Transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. Pollination वह क्रिया है, परागण वह क्रिया है जिसमें पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। यह परागण क्रिया दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक रूप से परागण दो प्रकार का होता है। नंबर एक सेल्फ पॉलिनेशन, नंबर दो क्रॉस पॉलिनेशन। नंबर एक सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण और नंबर दो पर परागण। तो पहला हेडिंग पढ़े, स्वपरागण। जब पुष्प अपने ही पौधे के या अपने ही पुष्प के परागकण से परागित होता है तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। जैसे मक्का के पौधे में एक ही पौधे पर ऊपर नर पुष्प और भुट्टा मादा पुष्प होता है और उसी पौधे का परागकण उसी भुट्टे पर आ जाता है तो इसे हम स्वपरागण का विशेष प्रकार गीटानोगैमी प्रकार का परागण कहते हैं, जिसमें पौधा एक होता है लेकिन पुष्प दो होते हैं। इस प्रकार के परागण में पौधे का जीनोटाइप नहीं बदलता है। जीनोटाइप मतलब जीन संरचना उसकी समान रहती है, पौधा एक ही रहता है, पुष्प दो हो सकते हैं, वो एक ही पौधे पर लगे होते हैं, तो इसे हम गीटानोगैमी समजात पुष्पी परागण कहते हैं। और जब परागण क्रिया
एक ही पुष्प के नर और मादा अंगों के बीच होता है, तो इसे हम स्वपुष्पी परागण कहते हैं। जैसा सरसों में होता है, गुड़हल में होता है, इस तरह का परागण मक्का में होता है, स्वपरागण कहलाता है। पर परागण जब पुष्प अपने ही प्रजाति के किसी दूसरे पुष्प के परागकण से परागित होता है, तब इसे हम पर परागण कहते हैं। पर परागण में पौधा बदल जाना आवश्यक है, यानी दो पौधों पर लगे पुष्पों के बीच होने वाले परागण को पर परागण कहते हैं। सेल्फ परागण, पर परागण की कई विधियां हैं। वायु परागण, जंतु परागण और जल परागण। जब परागकण वायु द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचाए जाते हैं तो इसे वायु परागण कहते हैं। जब परागकण किसी जंतु द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचाए जाते हैं तब उसे हम जंतु परागण कहते हैं। जब परागकण जल द्वारा बहाकर वर्तिकाग्र तक पहुंचाए जाते हैं तो इसे हम जल परागण कहते हैं। जंतु परागण में विभिन्न प्रकार के जंतुओं द्वारा परागण क्रिया संपन्न होती है। जंतुओं के आधार पर इन्हें कई प्रकार का मनाया गया है। कीट परागण, जब पुष्पों में कीटों द्वारा परागण क्रिया होती है इसे कीट परागण कहते हैं, जैसे सालविया में, मटर में। पक्षी परागण, कुछ पौधों में पक्षियों द्वारा परागण क्रिया होती है, उसे हम पक्षी परागण कहते हैं। उदाहरण सेमल के पौधे में पक्षियों द्वारा, गुंजन पक्षी द्वारा परागण क्रिया होती है। घोंघों द्वारा परागण या मोलस्का द्वारा परागण, सर्प पादप आदि पौधों में परागकण घोंघों या मोलस्का द्वारा पहुंचाए जाते हैं, उन्हें घोंघों द्वारा परागण। चींटी द्वारा परागण, पुष्पों पर चींटियां भी आती जाती रहती हैं जिसके द्वारा परागकण पहुंचाए जाते हैं। गूलर, अंजीर आदि में चींटी द्वारा परागण होता है। चमगादड़ द्वारा परागण या स्तनधारी द्वारा परागण। चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है, मैमेलियन प्राणी है, यह अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इसमें परागण क्रिया कदम में होती है। कदम रात्रिचर, चमगादड़ रात्रिचर जंतु है और रात रानी और कदम जैसे पौधों के पुष्प रात्रि में खिलते हैं और वो चमगादड़ उड़ते रहते हैं, परागण क्रिया संपन्न करते हैं। हाथी द्वारा परागण रेफ्लेशिया में होता है। ध्यान रहे, रेफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है जिसका वजन लगभग 8 से 10 किलोग्राम का होता है और पुष्प का जो डायमीटर है लगभग 1 मीटर के लगभग कभी कभी हो जाता है। इसमें परागण क्रिया हाथी द्वारा होता है। इस पुष्प का पराग जो सुगंध है, फ्यूम है, वह हाथी को बहुत पसंद है। हाथी जब चलती है सूंड जो है पुष्प में घुसाती है सुगंध लेने के लिए, जिससे परागकण उसके सूंड में चिपक जाते हैं। फिर यही क्रिया दूसरे पुष्प में करती है और वहाँ परागकण पहुँच जाते हैं। तो अब हम देखेंगे एक एक परागण की विशेष जानकारी। तो अब दूसरी हेडिंग चलती है सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ देखा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार का हो सकता है, गिटानोगैमी, ऑटोगैमी। जब एक ही पौधे पर लगे दो पुष्पों के मध्य परागण क्रिया होती है तो इसे हम गिटानोगैमी, समजात पुष्पी परागण कहते हैं। यानी जात, समजात, सम माने एक ही, बराबर, और जात माने उत्पन्न, एक ही पौधे पर उत्पन्न दो पुष्पों के मध्य होता है तो इसे समजात पुष्पी परागण कहते हैं। और जब एक ही पुष्प के परागकोश और वर्तिकाग्र के मध्य परागण क्रिया होती है, एक ही पुष्प में दोनों होते हैं और परागण क्रिया होती है तो इसे ऑटोगैमी कहते हैं। कॉन्ट्रावेंसेस यानी प्रयुक्तियाँ, अनुकूलन, एडाप्टेशन जो भी कहें, क्या वह कौन कौन सी दशाएं हैं जो यह जरूरी हैं स्वपरागण होने के लिए।
स्वपरागण होने के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं? इन दशाओं का होना आवश्यक है, तभी इस पौधे में स्वपरागण हो सकता है। इसमें ये 3 प्रमुख हैं। बाइसेक्सुअलिटी, वह पौधा या पुष्प निश्चित रूप से द्विलिंगी होना चाहिए, अर्थात एक ही पौधे पर या तो दोनों पुष्प आए, जैसे कद्दू में आए, अथवा एक ही पुष्प में पुष्प के नर और मादा भाग दोनों हों, तो उसमें स्वपरागण संभव हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। यानी स्वपरागण के लिए पहली आवश्यकता है कि वह पौधा या पुष्प बाइसेक्सुअल होना चाहिए, पौधा डायोसियस होना चाहिए या पुष्प बाइसेक्सुअल होना चाहिए, अर्थात एक ही पौधे पर या एक ही पुष्प में पुष्प के नर और मादा दोनों भाग उत्पन्न होने चाहिए। दूसरा, होमोगैमी, पुष्प के नर और मादा दोनों भाग एक ही समान समय पर परिपक्व होना चाहिए। यानी जिस समय परागकोश परिपक्व हो, उससे परागकण निकलें, उसी समय वर्तिकाग्र को भी परिपक्व होना चाहिए, जिससे वो परागकणों को स्वीकार कर सके। जब पुष्प में नर और मादा जनन भाग एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, तो इसे होमोगैमी, समकालपक्वता कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके नर और मादा भाग एक समय पर परिपक्व नहीं होते हैं, तो नेचर ने एक अद्भुत व्यवस्था की है कि उनके पुष्प कभी खिलते ही नहीं। वो पुष्प की पंखुड़ियाँ कभी ओपन नहीं होती हैं, कैलिक्स करोला ओपन ही नहीं होते, हमेशा पुष्प बंद रहते हैं। ऐसे पुष्पों को हम निमीलित पुष्प कहते हैं। मूंगफली, खट्टी बूटी, कनकौआ, इन सब में पाया जाता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मूंगफली। मूंगफली का पुष्प कभी खिलता नहीं, हमेशा बंद रहता है, गोल सा कली जैसा, और उसके अंदर पहले परागकोश परिपक्व होता है, परागकण झड़कर उसी के अंदर पड़ा रहता है, और जब वर्तिकाग्र परिपक्व होती है तो परागित कर देता है। इस स्थिति को हम निमीलितता कहते हैं। उदाहरण याद करें कि मूंगफली निमीलित पुष्प है जो कभी खिलता नहीं है। खट्टी बूटी, जिसे अंग्रेजी में ऑक्जेलिस कहते हैं। अब हम देखते हैं स्वपरागण से लाभ। स्वपरागण से क्या लाभ है? इससे पौधे जो उत्पन्न होते हैं, बीज जो बनता है स्वपरागण से, उससे जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो शुद्ध नस्ली होते हैं, अर्थात पौधों का जीनस, जीनोटाइप बदलता नहीं, शुद्ध नस्ली होते हैं। उत्पन्न पौधे लगभग अपने पेरेंटल पौधे के समान गुणों वाले एकदम एग्जैक्ट होते हैं, बहुत कम अंतर होता है। ऐसे पौधों में परागण होना निश्चित होता है, यानी कोई पुष्प ऐसा नहीं बनता जिसमें परागण क्रिया ना हो। अनावश्यक रूप से जीव द्रव्य अव्यय नहीं होता। पर परागण में कीटों को आकर्षित करने के लिए तथा अधिक संख्या में परागकण बनाने के लिए बहुत सारे जीव द्रव्य की हानि होती है, जबकि स्वपरागित पुष्पों में न पौधों को रंग, गंध, मकरंद आदि कुछ उत्पन्न नहीं करना पड़ता। पौधे भी आकार में छोटे होते हैं, वो पुष्प भी आकार में छोटे होते हैं, इसलिए जीव द्रव्य का अव्यय नहीं होता है। परागण कर्मकों की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात कोई ऐसा कैरियर या वाहक जो परागकण को पहुंचाए, इसकी जरूरत ही नहीं होती है। विशेषताएं ये हैं और ये लाभ है। हानि, बहुत ज़्यादा हानियां हैं। स्वपरागित पुष्पों से बहुत हानियां हैं। प्राप्त बीज कमजोर होते हैं। स्वपरागित पौधों में जो बीज व फल प्राप्त होते हैं वह कमजोर, छोटे होते हैं। बीज शीघ्र परिपक्व नहीं होते। पौधों में जो बीज बनते हैं उनके मैच्योरेशन में, परिपक्व होने में देरी लगती है। आनुवांशिकता पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होती जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक पौधे से प्राप्त उनके बीज, फिर बीजों को उगाया गया, उनसे प्राप्त बीज में जो आनुवांशिक गुण होते हैं धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। इस विधि से नई प्रजातियां उत्पन्न नहीं की जा सकती। पौधों में अनुकूलन क्षमता भी कमजोर होती जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी पौधे कमजोर होते चले जाते हैं। इस तरह से उत्पादन
गिरता जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पादन गिरता जाता है। अब हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? जब एक ही प्रजाति के दो पौधों पर उगे, दो अलग अलग पौधों पर उगे पुष्पों के मध्य परागण क्रिया होती है तो इसे हम पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ध्यान रहे, पर परागण क्रिया में एक पौधे पर लगे पुष्प से परागकण निकलकर दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसमें परागण क्रिया में जीनोटाइप बदल जाता है। इसे लैटिन भाषा में जीनोगैमी भी कहते हैं, यानी पर परागण को ही लैटिन भाषा में जीनोगैमी कहते हैं। जीनोगैमी लैटिन वर्ड है जिसे का हिंदी में हम पर परागण ही कहते हैं। यदि आपसे पूछे व्हाट इज जीनोगैमी तो आपको पर परागण की ही परिभाषा बतानी है। पर परागण के लिए प्रयुक्तियां, कॉन्ट्रीवेंसेस क्या हैं, प्रयुक्तियां हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या अनुकूलन है कि पौधों में पर परागण होगा। पहली बात, यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगता। जब एक पौधे पर एक ही प्रकार का पुष्प आएगा, नर या मादा, तो एक पौधे से परागकण निकलकर दूसरे पौधे पर पहुंचना अनिवार्य हो जाएगा। इस तरह से एक लिंगी पुष्पों पौधों में, एक लिंगाश्रयी पौधों में स्वपरागण नहीं हो सकता। एक लिंगाश्रयी पौधों में हमेशा पर परागण ही होगा। दूसरा, सेल्फ स्टेरिलिटी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उसी पौधे का परागकण उसी पौधे पर पहुंच जाए तो वह पुष्प मर जाता है, वह पुष्प मर जाता है। ऐसा आलू, तंबाकू, आंवला, आम में होता है। हमने देखा है कि आम के मोजैर में, बौर में हजारों पुष्प लगते हैं, फल एक दो पर बनता है और उसमें श्लेष्मा यानी लाशा जिसे कहते हैं निकलता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि जब वो उसमें स्वपरागण हो जाता है तो उस पुष्प का वर्तिकाग्र मर जाता है और मरने के बाद वह गलने लगता है, जिससे उसमें श्लेष्मा या लसलसा पदार्थ निकलता है और पूरा आपका बौर लसलस हो जाता है, श्लेष्मी हो जाता है। इस तरह से आलू, तंबाकू में यह गुण पाया जाता है, जिसके कारण दूसरे पौधे के परागकण से ही वो परागित हो सकता है। डाइकोगैमी, पृथक पक्वता। कुछ पौधों में ऐसा होता है कि नर और मादा भाग, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, एक ही पुष्प पर होते हैं परंतु एक साथ वह परिपक्व नहीं होते। जब उसमें नर भाग पहले परिपक्व होता है तो उसे प्रोटेंडरी कहते हैं, पुंपूर्वता। ऐसा गुड़हल, भिंडी, मालवेसी कुल के सभी पौधों में पाया जाता है। गुड़हल, भिंडी, कपास, पटसन, इन सब में पाया जाता है। पुंपूर्वता क्या है? जब पुष्प का नर भाग पहले परिपक्व होता है और मादा भाग बाद में परिपक्व होता है, अर्थात एंड्रोसियम पहले परिपक्व होता है, गाइनोसियम बाद में परिपक्व होता है। इस स्थिति को हम प्रोटेंडरी कहते हैं। इसका उल्टा प्रोटोगाइनी, स्त्री पूर्वता। जब पुष्प का मादा भाग पहले परिपक्व होता है, नर भाग बाद में परिपक्व होता है, उसे हम प्रोटोगाइनी कहते हैं, जैसे गुलाब, पीपल, बरगद आदि। तीसरा, हार्कोगैमी, अनात्म परागणता। कुछ पौधों में ऐसा होता है कि उसी पौधे के परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं तो वह परागकण अंकुरित ही नहीं होते। इसे हम अनात्म परागणता कहते हैं। यह स्थिति आंवले में, अमरूद में पाई जाती है। पांचवा है सेल्फ पॉइजनिंग, स्वदूषण। कुछ पौधों में अपने ही परागकण पड़ने से वो पुष्प ही मर जाता है, इसे स्वदूषण कहते हैं। ऐसी स्थिति आर्किड में पाई जाती है। आर्किड एक उपरिरोही पौधा है जो दूसरे पौधों की डालियों पर उगता है, जंगलों में पाया जाता है। अब देखिए, पर परागण से लाभ क्या है? जो स्वपरागण से हानियां हैं वही पर परागण से लाभ है, और जो स्वपरागण से लाभ है वही पर परागण से हानियां हैं। इट मीन्स स्वपरागण से लाभ प्राप्त बीज अनुकूलित, बलिष्ठ, अधिक संख्या में
विकसित और स्वस्थ होते हैं। पर परागण से प्राप्त बीज व फल बड़े और स्वस्थ होते हैं। दूसरा, बीज व फल शीघ्र परिपक्व हो जाते हैं। तीसरा, उत्पादन अधिक मिलता है। इनसे नई प्रजातियां उत्पन्न की जा सकती हैं। इनमें अनुकूलन क्षमता अधिक होती है। ये लाभ हैं। हानियां, पौधों प्राप्त फल व बीज शुद्ध नस्ली नहीं होते। कभी कभी परागण होना अनिश्चित हो जाता है और पुष्प अपरागित रह जाते हैं। इसमें अधिक संख्या में परागकण बनाने पड़ते हैं तथा पराग कर्मकों को आकर्षित करने के लिए रंग, गंध, मकरंद उत्पन्न करने पड़ते हैं, जिससे जीव द्रव्य का अपव्यय भी होता है और इसमें परागण कर्मकों की आवश्यकता होती है। पुनः देखें, पर परागण से लाभ, प्राप्त बीज व फल स्वस्थ और संतुलित होते हैं। बीज व फल शीघ्र परिपक्व हो जाते हैं। आनुवंशिकता में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। नई प्रजातियां उत्पन्न की जा सकती हैं। पौधों में अनुकूलन क्षमता अधिक होती है। हानियां, पौधे शुद्ध नस्ली नहीं होते। कभी कभी परागण होना अनिश्चित हो जाता है। अनावश्यक रूप से जीव द्रव्य की हानि होती है तथा इसमें परागण कर्मकों की आवश्यकता होती है।